बाजार के अंदर एक महिला और पुरुष जाते हैं और उन्हें एक दुकान की तलाश होती है, एक ऐसी और जहां पर उनको संदूक मिल सके। जब संदूक की दुकान उनको मिल जाती है और आखिरकार वहां पर वो पहुंच जाते हैं और दुकानदार पहुंचता है, दुकानदार पूछता है आपको कितना बड़ा संदूक चाहिए और आपको क्या रखना है। जब ऐसी बात यहाँ पर निकल कर आती है तो महिला और पुरुष हंसी मजाक में कहते हैं कि हमें इसके अंदर एक लाश रखनी है। और जैसे लाश रखने वाली बात आती है तो दुकानदार एकदम से सख्ते में आ जाता है, परेशान हो जाता है। बहन जी कैसी बातें आप कर रही हो, आप कौन है? तो बताया जाता है कि हम पति और पत्नी हैं। अब जैसे ही पति और पत्नी वाली बात यहाँ पर आती है तो दुकानदार भी यहाँ पर हंस देता है और हंसते हुए कहता है कि साहब देखो, जब से मेरठ के अंदर मुस्कान रस्तोगी ने जो हरकतें की थी और तब से देखो जहाँ पर देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा ये होती रहती है कि आखिरकार ये पतियों के साथ में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई खतरे वाली बात नहीं है, आप तो खुद और पति और पत्नी हैं, आपको कितना बड़ा वैसे यहाँ पर संदूक चाहिए। जब ये बड़े संदूक वाली बात आ जाती है तो संदूक यहाँ पर दिखा दिया जाता है और उसके बाद एक संदूक उनको समझ में आ जाता है और आखिरकार उसका जो मोल भाव होता है तो मोल भाव करने के बाद वो जो संदूक है वो बिक जाता है। लेकिन जब संदूक जा रहा था, वो लोग लेकर जा रहे थे, तो उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने, उसने अपना उस पर एक नाम लिख दिया था और नाम लिखने के बाद वो संदूक बिक जाता है। 1-2 दिन यहाँ पर बीत जाते हैं। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। 1-2 दिन पुलिस पूछती है कि ये संदूक है, उसे फोटो दिखाया जाता है, क्या तुम्हारी दुकान से यहाँ पर खरीदा गया है? दुकानदार कहता है हाँ जी, मेरी दुकान से यहाँ से ही खरीदा गया है और इसकी पहचान ये है कि मेरे यहाँ से गया है। तभी पुलिस कहती है कि इस संदूक के अंदर लाश निकली है। अब ये लाश आखिर किसकी थी, किसकी नहीं थी? पुलिस इन सवालों के जो जवाब है वो ढूंढना चाहती थी। अब आखिरकार पुलिस ने उन कातिलों को कैसे ढूंढा और आखिरकार लाश किसकी थी, आज की इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, जैसे मेरठ मुस्कान रस्तोगी का हुआ था, बहुत ज्यादा चर्चित हो गया था और दोस्तों उस प्रदेश के अंदर ही ये चर्चित घटनाओं में से दोस्तों एक घटना बनकर रह गई है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, जो आज मैं आपको यहाँ पर ये सुनाने जा रहा हूँ, और दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर की। दरअसल डीडी नगर थाना क्षेत्र के वंडरलैंड पार्क के पास में दोस्तों एक वहाँ पर जगह पड़ती है डिपरा नाला। और दोस्तों डिपरा नाला के पास में लगभग 100 मीटर के पास में, वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर एक बस्ती है। और दोस्तों 23 जून 2025 की दोपहर लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का यहाँ पर वक्त हो रहा था और वहाँ पर बदबू आ रही थी। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वक्त की सुई यहाँ पर आगे बढ़ रही थी और जो बदबू आ रही थी वो बदबू काफी हद तक बढ़ती हुई जा रही थी। अब लोग आपस में पूछ रहे थे कि आखिरकार सुबह से ही यहाँ पर इतनी बदबू आखिर इस तरीके की क्यों आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त होता है और जहाँ से बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी और वहां तक कई लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं और जाकर वहां पर देखते हैं कि डिपरा पार्क का जो नाला है उसके पास में एक झाड़ी है और झाड़ियों के पास में दोस्तों एक वहां पर संदूक पड़ा हुआ है और संदूक बिल्कुल नया था। और आखिरकार उस संदूक के अंदर ऐसा क्या था और जिसके अंदर ये लगातार बदबू आ रही थी। और ये तुरंत ही 23 जून 2025 की दोपहर किसी व्यक्ति ने दोस्तों वहां पर पुलिस को फोन कर देता है और जैसे जो बात यहाँ पर पुलिस तक पहुंच जाती है और डीडी नगर पुलिस स्टेशन की जो टीम होती है और मौके पर वहां पर पहुंच जाती है। साथ ही साथ सर्विलांस टीम और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी वहां पर मौके पर आ जाती है। और मौके पर आने के बाद में अब लोगों की जो मौजूदगी थी अब उसके अंदर वीडियोग्राफी वहां पर करा दी जाती है और वो जो संदूक है उसको वहां पर खुलवाया जाता है। अब जैसे ही संदूक वहां पर खुलता है, संदूक के अंदर से एक लाल रंग का एक ट्रॉली बैग निकलता है और ट्रॉली बैग था वो पूरी तरीके से फट चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी दबाव के चलते वो ट्रॉली बैग फट चुका है। और उस दबाव के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है और लाश जैसे जैसे वो फूल रही थी और वैसे वैसे ही वो जो ट्रॉली बैग था वो फटता चला जा रहा था। अब आखिरकार जब पुलिस इसमें और भी तफ्तीश करती है, खंगालने की कोशिश करती है, तो उसे सीमेंट से बाकायदा पूरी तरीके से पैक कर दिया गया था। और सीमेंट से पैक करने की वजह से ही वो जो ट्रॉली बैग था और उसके अंदर इतनी जो दुर्गंध थी शुरुआत में तो वहां पर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो फटता चला जा रहा था उसी हिसाब से उसके अंदर जो बदबू थी वो बाहर आने लग रही थी। अब आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में यहाँ पर जुट जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद में जब वो संदूक था, जब उस संदूक को बाहर निकाला जाता है तो उस पर लिखा हुआ होता हब्बू भाई। अब जैसे ही उस पर हब्बू भाई लिखा होता है, जैसे जो पुलिस की टीम होती है, कई टीम वहाँ पर खोजबीन में लग जाती है ढूंढने में। अब पुलिस ने ये देखती है तो उसमें बिल्कुल नया संदूक था जो उनको मिला था। अब नए संदूक की वजह से पुलिस यहाँ पर एक टीम बनाती है और पास में ही एक बाजार लगता है और बाजार के अंदर जो कि गोल बाजार के नाम से मशहूर है और पुलिस की जो टीम है वहाँ पर भेज दी जाती है। और जितनी भी ऐसी दुकान थी जो संदूक बेचते थे, जो ट्रंक बेचा करते थे, उन दुकानदारों के पास में जो टीम थी वो वहाँ पर पहुँच जाती है। हर एक दुकानदार के पास में ये टीम पहुँचती है। लगभग 5 दुकान के बाद जाने के बाद
पता चलता है कि हब्बू भाई की दुकान ये है। उनकी दुकान का नाम होता है शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री के नाम से, जहाँ पर हर प्रकार के ठोक फुटकर में सभी तरीके के यहाँ पर उनको संदूक मिलते हैं। दरअसल इस दुकान पर कौन आया था कौन नहीं आया था, हब्बू भाई से यहाँ पर पूछा जाता है कि तुम्हारे यहाँ से क्या कोई संदूक गया था, उसका फोटो दिखाया था, और वो कहता है कि ठीक है साहब मेरे यहाँ से गया था, लेकिन ये जो ट्रंक है इसको मैंने 22 जून 2025 को दिया था। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि एक स्कूटर पर बैठकर एक महिला और एक पुरुष आए थे, ये 2 लोग आए थे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, और उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। अब बात चेहरे को कवर करने वाली बात आती है, और वहाँ पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब उससे पूरी तरीके से तस्दीक हो जाती है कि वाकई 2 लोग आए थे, एक महिला और एक पुरुष आए थे, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आए थे। लेकिन वो कौन थे, कहाँ से आए थे, अब इसका पता निकालना पुलिस के लिए अब टेढ़ी खीर बन चुकी थी। अब जब इस हब्बू भाई से यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या तुम बता सकते हो कि उनका कोई नंबर हो या कुछ भी हो, तो वो कहते हैं कि साहब उन्होंने ऑनलाइन हमारा पेमेंट किया था। अब जो भी संदूक के जो पैसे थे वो ऑनलाइन ही गए थे। बस यहीं से पुलिस के लिए इतना बड़ा जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। पुलिस ये सोचती भी नहीं है कि इतना जो अंधा कत्ल था, कि आखिरकार कत्ल किसका हुआ है, किसने कत्ल किया है, ये पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ पर एक लीड मिल चुकी थी। अब आखिरकार पुलिस जब पता चल करती है कि ऑनलाइन पेमेंट करती है, तो अंकित उपाध्याय नाम है किसी व्यक्ति ने पेमेंट किया था, जो कि आईपी कॉलोनी फेज 2 में रहता है, जो कि रायपुरा इलाका होता है, उसके अंदर आईपी कॉलोनी होती है, फेज 2 में वो रहते हैं। आखिरकार पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ जाने के बाद जो आसपास के जो लोग होते हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज होती है, जो वहाँ से देखने के बाद में उस फुटेज को वहाँ पर पता चलता है कि वाकई ये वो जो महिला और जो पुरुष थे, जो 2 लोग थे जो सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाई दे रहे थे, उसका नाम अंकित है और उसकी जो पत्नी है उसका नाम है शिवानी शर्मा। अब शिवानी शर्मा, अंकित और ये है कहाँ के, आखिर इनसे पूछा जाता है, और कहते हैं कि परिवार के जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि वो दिल्ली निकल गए हैं, अब उन्हें बहुत जरूरी काम है। ये बात जब वहाँ के पुलिस अधिकारी उच्च एसएसपी को यहाँ पर ये सूचना दे देते हैं, तो एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह वो तुरंत ही इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, और गंभीरता से लेने के बाद ये पूछा गया है कि आखिरकार वो दिल्ली कैसे गए हैं, तो पता चलता है कि वो फ्लाइट से गए हैं। अब तुरंत ही वो दिल्ली की पुलिस से संपर्क करते हैं। वो दिल्ली की पुलिस ने सीआरपीएफ एयरपोर्ट की जो सीआरपीएफ होती है उससे संपर्क करते हैं। तब ये जो हवाई जहाज था ये रात को 8 बजे 23 जून को यहाँ से रायपुर से उड़ने के बाद दिल्ली जा चुका था। अब पुलिस उसको कैसे रोकती, क्योंकि वो दिल्ली जाता है तो वो पहले ही वहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं तो वहाँ पर रोक सकते हैं। तो जो अंकित उपाध्याय और उसकी जो बीवी होती है शिवानी शर्मा, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। अब उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है सीआरपीएफ की टीम, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट वही थे। अब जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो इन्हें पकड़े हुए पुलिस को लगभग 7 घंटे का समय बीत जाता है। अब जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, और फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आखिरकार उन लोगों को 24 जून 2025 की दोपहर को लेकर ये वापस से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब इनके बारे में पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस से रिटायर्ड एएसआई का बेटा होता है, जो कि पेशे से वकील होता है अंकित, और इसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम शिवानी बताया जा रहा है। आखिरकार इसके बारे में जब इससे जानकारी निकलती है कि जो अंकित है वो जमीन और घर इनको खरीदने और बेचने का इनका काम करता है, यानी कि वो मीडिएटर का काम करता है, तो तब उससे यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर लाश किसकी थी और तुमने ये संदूक क्यों खरीदा था और इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कहानी है। तो शुरुआत में तो पहले अक्सर जो लोग होते हैं तो इधर उधर की जो कहानी बनाने लगते हैं, तो इस वकील ने भी कुछ इस तरीके की कहानी बनानी शुरू कर देता है। तो जब पुलिस अपनी तरीके से कहानी बताती है तो लाश जो थी, जब वो बताता है कि जिस ट्रंक के अंदर जो लाश थी, सूटकेस के अंदर जो लाश थी, उस सूटकेस के अंदर जो लाश रखी हुई थी वो थी किशोर पैंकरा की। अब किशोर पैंकरा की लाश थी, लगभग ये 55 साल के आसपास से इस व्यक्ति की उम्र होती है। अब पुलिस यहाँ पर पूछती है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों मारा, कि पीछे की क्या वजह थी। तब वो यहाँ पर ये बताता है, जो कि अंकित होता है, पुलिस की जो जांच पड़ताल के अंदर जो सामने आता है, हांडीपारा एक जगह लगती है, चौक के पास ये पैंकरा वहाँ पर अकेले के अंदर एक का सौदा मती उस मन में कुछ ऐसे
गलत ख्याल उनके मन में आने लगते हैं। उन्होंने अपने ही सौदे को यहाँ पर पलट देते हैं और उस मकान को अब होता है तो लगातार इसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ती है। जो किशोर होता है, किशोर कभी खाने के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, कभी कभी किसी और की की यहाँ पर जो डिमांड डिमांड हो जाती लगातार ये ऐसे फ्लैट पर बुलवा लेता है।